हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फ़िज़िक्स क्लासेस में जो कि बलभद्र स्कूल के द्वारा ऑनलाइन चलाई जा रही हैं। देखिए, कुछ बच्चे कह रहे थे हम लोगों से कि एक वीडियो आपकी मिस हो चुकी है और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उस वीडियो को अपलोड नहीं किया गया था। तो मैं आज आपके लिए वही वीडियो दोबारा से अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि उस वीडियो से जो कंटेंट टॉपिक था या जो टॉपिक उस वीडियो में दिया गया था वो एक न्यूमेरिकल था और वो न्यूमेरिकल आपसे मिस हो गया था। आप सबको उस न्यूमेरिकल का आंसर चाहिए था, तो मैं उस न्यूमेरिकल को आपके लिए करने जा रहा हूँ। आप सभी मुझे कॉपी में देखते जाइए। वीडियो में आपके सामने है, आपके सामने वीडियो में फेस नहीं दिखाई देगा, केवल मेरी वॉइस सुनाई देगी आपको, ठीक है ना। मैंने सब कुछ रिटन में लिखा हुआ है, आप मुझे फॉलो करते रहिए और देखते रहिए। देखिए, तो पहले मैं आप सबके लिए शुरू करता हूँ अपने क्वेश्चन के साथ कि उस वीडियो में क्वेश्चन क्या था। वो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। वो क्या था कि एक आर त्रिज्या की एक पतली वलय पर एक समान आवेश Q है, ठीक है। एक आर त्रिज्या की पतली वलय ले रखी थी, पतली वलय है, उस पर एक समान आवेश क्या है, Q वितरित कर रखा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक पतली वलय बना लेंगे। ये देखिए, आप लोगों के लिए एक पतली वलय बन चुकी है। देखिए बेटा, वलय जो होती है वो बीच में से खोखली होती है, यानी कि उसके पृष्ठ पे ही कोई ना कोई चीज़ या उसका पृष्ठ रहता है, केवल वक्रीय या वृत्तीय पृष्ठ होता है वलय का। अंदर से कोई भी क्षेत्र वलय, कोई भी भाग नहीं होता। तो इस प्रकार की आकृति को आप लोग वलय कहते हैं। जैसे किसी की रिंग होती है, जैसे अंगूठी जो होती है हम लोग पहनते हैं, साइकिल की रिंग जो होती हैं, इस तरह की जितनी भी आकृतियाँ होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, वलय कहलाती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या है, एक आर त्रिज्या की पतली वलय पर एक समान आवेश Q क्या है, वितरित है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वलय पर सभी तरीके से हम एक समान आवेश का मान दिखाएंगे। सब बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, मैंने एक समान आवेश इस वलय पर उपस्थित वितरित कर दिया है, यानी कि एक समान धनावेश। यह आवेश का समान मान है, यह संतत आवेश वितरण का एक उदाहरण हो जाता है। तो एक समान आवेश हमने इसकी पृष्ठ पर क्या कर दिया है, वितरित कर दिया है। अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वलय के केंद्र से, यदि वलय के केंद्र से, माना ये केंद्र हो गया वलय का और ये वलय की क्या हो गई, त्रिज्या। ये वलय की क्या होगी बेटा, त्रिज्या r, ठीक है। ये वलय की त्रिज्या r हो चुकी है और वलय का केंद्र है O। अगर आप इसे नाम देंगे O, तो वलय के केंद्र से कितनी दूरी पर, x दूरी पर, वलय के केंद्र से x दूरी पर। तो बेटा ये दूरी कितनी हो गई है टोटल आपकी, x, ठीक है। सब बच्चों को दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरीके से। ये दूरी कितनी मान ली है, x, माना नहीं है, दे रखी उसने, गिवन है। कितनी दूरी पर, x दूरी पर कोई बिंदु P है, तो ये बिंदु आपने P ले लिया और इस बिंदु पर आपको क्या ज्ञात करना है, कुल विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो P बिंदु पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र का कुल मान ज्ञात करना है। सब बच्चों को समझ में आ गया, हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, कुल मान ज्ञात। तो बच्चों आप लोग देख रहे हो, मैंने लिखा हुआ है कि माना r त्रिज्या की वलय के केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है। तो हम लोगों ने क्या किया है, वलय के केंद्र O से कितनी दूरी पर, x दूरी पर बिंदु P ले लिया है। अब क्या करेंगे, ये जो वलय है देखिए अल्पांशों के कारण, अल्पांश आवेशों के कारण बनी हुई है, यानी कि प्रत्येक अल्पांश आवेश के कारण बिंदु P पर क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा। क्या कह रहा हूँ, प्रत्येक अल्पांश के कारण बिंदु P पर क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा। तो मैं इस बात को लिख देता हूँ यहाँ पर, प्रत्येक अल्पांश आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र बनेगा।
समझ में आ गया सभी बच्चों को? अल्पांश आवेश, प्रत्येक अल्पांश आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र बनेगा। तो बिंदु P पर क्या होगा, कुल विद्युत क्षेत्र निकाला जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, और हम लोग थोड़ा सा इसमें कल्पना करेंगे। तो माना दो अल्पांश ले लेंगे हम लोग, कोई दो अल्पांश लेंगे। माना दो अल्पांश आवेश की या अल्पांश आवेश को लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, माना दो अल्पांश आवेश को लेते हैं। वो कितने हैं, वो उनके मान A व B हैं। अब डायग्राम में कैसे दिखाया जाएगा, सभी बच्चे सुनिए। डायग्राम में कहाँ लिया है, तो डायग्राम में मानो ये एक छोटा सा अल्पांश ले लिया। ठीक है, इसे बिंदु नाम दे दिया A, और यहाँ पर एक अल्पांश ले लिया, इसे बिंदु नाम दिया B। अब देखिए बिंदु A पर जो आवेश यानी कि कितनी लंबाई का अल्पांश लिया है, स्मॉल है, एक छोटी सी लंबाई का अल्पांश लिया है। उस अल्पांश की लंबाई कितनी है, dl। अल्पांश लंबाई कितनी है, dl। तो उस dl में जितना आवेश उपस्थित होगा वो अल्पांश आवेश होगा, उसका मान कितना है, dq। यानी कि छोटी सी अल्पांश लंबाई में कितना आवेश मौजूद है, अल्पांश आवेश। इसी तरीके से यहाँ भी स्मॉल लंबाई यानी कि dl लंबाई में dq आवेश उपस्थित होगा। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। तो अब देखिए बिंदु A पर उपस्थित अल्पांश आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। अब क्या करेंगे, बिंदु A पर उपस्थित अल्पांश आवेश dq के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है निकाली जाएगी। तो बिंदु A पर उपस्थित अल्पांश आवेश, इस आवेश की वजह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाएगी। तो मानो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी है, DE1 वेक्टर। ठीक है, वो कितनी है, DE1 वेक्टर। अब बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है, फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की फॉर्मूला होता है F1 वेक्टर अपॉन Q0। क्योंकि हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q0। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या है, बिंदु A पर अल्पांश आवेश dq के कारण। तो प्रथम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई, F1 वेक्टर अपॉन Q0। अब Q0 क्या है, ये बेटा परीक्षण आवेश है। Q0 क्या है यहाँ पे, परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज है, परीक्षण आवेश। ठीक है, ये कल्पना है। परीक्षण आवेश क्या है, कल्पना वस्तु है, कल्पना की वस्तु होती है। इसका आवेश मान हमेशा धनात्मक होता है। और ये कहाँ पर है, Q0 का मान कहाँ पे लिया गया है, बिंदु P पर, यानी कि बिंदु P पर हम लोगों ने कैसा आवेश लिया है, एक धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 का मान लिया है। तो अब क्या करेंगे, तो बिंदु A के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसमें दिशा कैसी होगी, बिंदु P की तरफ होगा, बाहर की ओर, ये उसकी दिशा हो जाएगी बेटा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा हो जाएगी बिंदु P की तरफ होगी, तो वो ये हो जाएगी। इसका मान कितना हो जाएगा, DE1 वेक्टर। कितना होगा, DE1 वेक्टर। अच्छा, तो इसका मान अगर निकाला जाएगा DE1 वेक्टर का तो कितना हो जाएगा, देखिए बल F1 जो है
वो कूलाम के नियम से निकलेगा। किस नियम से? कूलाम के नियम से। तो कूलाम नियम से अगर निकलेगा तो क्या निकलेगा? तो DE1 वेक्टर बराबर F1 वेक्टर कितना आएगा? K। Q1 की वैल्यू कितनी है? DQ। सब लोग ध्यान से देखिए, Q1 कितना हो गया यहाँ पे? DQ। तो ये हो गया DQ और Q2 कितना हो गया? परीक्षण आवेश Q0। ठीक है, इन दोनों आवेशों के मध्य कूलाम का नियम लगेगा। तो ये कूलाम नियम, ये आवेश 1 हो गया, ये आवेश सेकंड हो गया। तो K Q1 Q2 यानी कि Q0 अपॉन दूरी कितनी है बेटा? ये दूरी मानो R है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R। ये दोबारा मैं डायग्राम को क्लोज करके दिखा देता हूँ आपको। ये दूरी कितनी माननी है? A और P के बीच में दूरी कितनी है? R। तो दूरी का स्क्वायर तो हो जाएगा, दूरी का स्क्वायर। समझ में आ गया? दूरी का स्क्वायर हो गया और नीचे भाग किससे लग जाएगा? Q0 से। तो Q0 से Q0 कट गया तो बचा क्या आपके लिए? K DQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबको समझ में आ गया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? इसी प्रकार बिंदु B पर उपस्थित अल्पांश आवेश DQ के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी बेटा? DE2 वेक्टर, जिसकी दिशा कहाँ होगी? BP की ओर। मैं ज़रा डायग्राम को क्लोज करके दिखाता हूँ। देखिए, बिंदु B पर उपस्थित आवेश कौन सा है? DQ। तो बिंदु P पर आवेश है Q0। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कहाँ से होगी? B से P की ओर। तो B से P की ओर इस दिशा में होगी। समझ में आया? विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी? B से P की ओर। तो ये कितनी हो जाएगी? DE2 वेक्टर। इसका मान कितना निकलेगा? जरा सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। इसका मान अगर देखा जाए तो कितना निकलेगा? F2 वेक्टर अपॉन Q0। F2 वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी? K DQ Q0 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q0। सबको समझ में आ गया? K कूलाम नियम से, DQ प्रथम आवेश, Q0 द्वितीय आवेश, R स्क्वायर दूरी हो गई। ये इनके बीच की दूरी कितनी है? समान है। ठीक है, अब डायग्राम में देख सकते हैं दूरी क्या है? समान है। जो दूरी A से P की ओर है इतनी दूरी B से P की भी है, तो ये दूरी समान हो गई। तो यहाँ पे जो दूरी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? K DQ अपॉन R स्क्वायर। तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ थोड़ा सा, K DQ अपॉन R स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब आप थोड़ा सा डायग्राम में देखिए, मैं आपको थोड़ा डायग्राम में समझा देता हूँ। देखिए बेटा, ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रथम अल्पांश आवेश के कारण DE1। तो इसके दो घटक यहाँ पे बनेंगे, एक तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक और एक इसका क्षैतिज घटक। इसका जो क्षैतिज घटक हो जाएगा बेटा कितना होगा? इस दिशा में होगा, वो कितना होगा? DE1 cos थीटा। वो कितना होगा? DE1 cos थीटा। जरा मैं जूमिंग करके दिखा रहा हूँ आपको, उसका मान मैंने आपको सामने लिखा हुआ है। देखिए दोबारा बता रहा हूँ, DE1 वेक्टर का क्षैतिज घटक हो जाएगा DE1 cos थीटा और इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो कितना होगा? नीचे की ओर होगा, तो कितना हो जाएगा बेटा? DE1 sin थीटा। इसी तरीके से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE2 है उसका क्षैतिज घटक भी कितना हो जाएगा? DE2 cos थीटा और इसी तरीके से इसका ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर की दिशा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा DE2 sin थीटा। सबको समझ में आ गया? DE2 के दो घटक हो जाएंगे, लंबवत और क्षैतिज घटक। इसी तरीके से E1 के भी दो घटक हो जाएंगे, लंबवत और क्षैतिज घटक। अब आपको पता चल रहा होगा कि जो DE1 है वेक्टर का मान है
वो परिमाण अगर निकाला जाएगा तो किसके बराबर आएगा, DE2 वेक्टर के कारण। यानी कि प्रथम दोनों अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या हैं, समान हैं, बराबर हैं परिमाण में, लेकिन दिशाएं कैसी हैं, अलग अलग। लेकिन दिशाएं कैसी हैं, अलग हैं। तो परिमाण समान होंगे, परिमाण में समान, ठीक है, परिमाण में समान होंगे तो क्या हो जाएगा, तो DE1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, DE2 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर DE1 साइन थीटा व DE2 साइन थीटा कैसे हैं बेटा, ये दोनों घटक कैसे हैं, तो बच्चों ध्यान दीजिए, दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर DE1 साइन थीटा और DE2 साइन थीटा, ये कैसे हैं, परिमाण में समान, परिमाण में समान, परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण, विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, अर्थात कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आया बच्चों, कैसे हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। मैं दोबारा से एक बार समझा रहा हूँ, यहाँ दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, DE1 व DE2, तो उनके जो लंबवत घटक निकले थे DE1 साइन थीटा व DE2 साइन थीटा, वो परिमाण में समान थे परंतु दिशा में कैसे थे, विपरीत थे, तो वो एक दूसरे से कैसे हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। तो निरस्त होने पर क्या हो जाएगा, दोनों का मान कट जाएगा, तो DE2 जो है वो विपरीत दिशा में होने के कारण कैंसिल हो जाएंगे। तो इनके क्या होगा, तो केवल क्षैतिज घटक समान दिशा में व समान परिमाण में है, समान परिमाण में है। अब क्या होगा, तो क्या होगा बेटा, तो प्रत्येक अल्पांश के कारण, तो प्रत्येक अल्पांश के कारण क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, तो प्रत्येक अल्पांश के कारण जो क्षैतिज घटक आएगा, प्रत्येक अल्पांश के कारण क्षैतिज घटक समान होंगे, जितने भी हम अल्पांश ले लेंगे और उस अल्पांश के कारण उनके क्षैतिज घटक निकाले जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ, तो क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि वलय से इसके अक्ष पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बेटा, समझ में आया। हम जानते हैं कि वलय से इसके अक्ष पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कुल मान क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसका कुल मान अब निकालेंगे। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर कुल निकालोगे तो एक अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दे रखी है, ठीक है ना, प्रत्येक अल्पांश के कारण कितनी दे रखी है, प्रत्येक अल्पांश के कारण तीव्रता कितनी दे रखी है बेटा, आपको तीव्रता दे रखी है आपके लिए DE बराबर, यहाँ पे दे रखा है तीव्रता का जो मान दे रखा है EDS, ठीक है। आप लोगों के लिए जो निर्गत फ्लक्स हो जाएगा बिंदु P पर जो निकलेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकलेगी, सबको आपको समझ में आ रहा है, कुल तीव्रता कितनी हो जाएगी, E बराबर, समाकलन कर दोगे आप, रेखीय समाकलन हो जाएगा, तो EDS cos थीटा, DS cos थीटा, ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको, DE cos थीटा। मैं दोबारा से आप लोगों के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे,
आप लोग ध्यान से देखिए, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर E बराबर DE कॉस थीटा, कि प्रत्येक अल्पांश के कारण तो ये हो गई, प्रत्येक अल्पांश के कारण ये तीव्रता हो गई, तो कुल के कारण क्या हो जाएगी, DE कॉस थीटा। ये कैसा हो जाएगा, रेखीय समाकलन आपका कर दोगे। हम जानते हैं DE का मान आप पहले निकाल चुके हो। DE का मान क्या निकाला है, K DQ अपॉन R स्क्वायर। एक अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक अल्पांश के कारण के बराबर होगी, तो K DQ अपॉन R स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, E बराबर यहाँ जाएगा K DQ अपॉन R स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। जो चीज़ें बाहर आनी हैं वो बाहर ले लोगे आप लोग, सब चीज़ों को बाहर ले लोगे। तो अब देखिए ध्यान से, E बराबर K बाहर आ जाएगा, DQ बाहर आ जाएगा, R स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा आपके लिए, ठीक है ना, सॉरी DQ आपके लिए यहाँ रह गया और अंदर रह गया कॉस थीटा। अब हम लोग इन दोनों की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा बराबर क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा बराबर DQ अपॉन DL। तो DQ की वैल्यू कितनी हो गई, लैम्बडा DL। ठीक है, तो DQ का मान आप यहाँ पे रख देंगे, DQ का मान कहाँ रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे। इसी प्रकार कॉस थीटा का मान आपको बता देता हूँ, कॉस थीटा क्या निकलेगा। कॉस थीटा बेटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब डायग्राम में ज़रा ले चलता हूँ मैं आपको जूम करते हुए, ज़रा मैं कॉस थीटा की वैल्यू आपको बता देता हूँ। आधार बटे कर्ण क्या होगा, अगर देखिए डायग्राम OPA के अंदर या AOP के अंदर देखोगे तो ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, आधार बटे कर्ण, यानी कि x बटे, अब आ जाइए इधर, तो आधा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, x बटे r। इन दोनों वैल्यूज़ को, कॉस थीटा की वैल्यू और DQ की वैल्यू को आप कहाँ रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे। तो E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा K अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और समाकलन होगा अभी रेखीय समाकलन, यहाँ भी आप रेखीय समाकलन का मान रख दीजिए। ये हो जाएगा लैम्बडा DL इंटू एक्स बटे आर। ये x बटे आर नियत राशियाँ हैं, बाहर आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा E बराबर K अपॉन R स्क्वायर इंटू लैम्बडा नियत हो गया, बाहर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, x बाहर आ जाएगा, r बाहर आ जाएगा, और रेखीय समाकलन हो जाएगा DL का। सब बच्चों को समझ में आ रहा है यहाँ तक, सभी बच्चे देखेंगे, सब बाहर राशियाँ पारी ले लिया मैंने। अब हमें समाकलन करना है अल्पांश लंबाई का, और अल्पांश लंबाई का जब समाकलन होगा तो क्या हो जाएगा, पूर्ण लंबाई निकलेगी। अल्पांश लंबाई का जब समाकलन होगा तो आप क्या निकालोगे, पूर्ण लंबाई L, और L जो है वो जो वलय की लंबाई है L, यानी कि आप वलय की परिधि को हम देखेंगे, जरा डायग्राम पे आप जा सकते हैं। वलय की परिधि क्या लंबाई क्या है, L, अर्थात ये वलय की परिधि हो जाएगी या पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। पृष्ठ आप निकालोगे तो वलय की जो लंबाई निकलेगी वो कितना निकलेगा बेटा, L का मान 2πr, कितना निकलेगा 2πr। ठीक है, तो अब मानों को यहाँ रख देंगे। तो E बराबर कितना हो जाएगा, K लैम्बडा x अपॉन RQ, और जब आपने अल्पांश लंबाई का जब समाकलन किया तो वैल्यू कितनी निकली थी, 2πr। तो आप यहाँ पे रख देंगे 2πr के लिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ से क्या कट जाएगा, के अगर हम लोग K का मान रखेंगे 1/4πε0, ये हो गया लैम्बडा x अपॉन RQ, और ये हो जाएगा 2πr। तो बेटा 2π से ये 4π चला जाएगा, और बचेगा क्या, r लैम्बडा x अपॉन, नीचे बचेगा 2ε0 r की पावर q। ये मान आपके लिए आ जाएगा। तो ये कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा जो आपके लिए निकल कर आएगा। ठीक है, आप समझ में आ गया आपको लिए यहाँ पे। अब आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कुल मान निकाला गया है। ये बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कुल मान ज्ञात हो जाएगा। थैंक यू बेटा।